दोस्तों नमस्कार। एक बार दोबारा आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्वाइन होने के बाद एक टीम भी बना लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद टीम काम नहीं करती है। तो इस समस्या का क्या समाधान है, हमें क्या करना चाहिए कि हमारी टीम लगातार काम करे या टीम डेड होने से बचे। कई सारे क्वेश्चन लोग आते हैं कि सर मेरी टीम डेड हो गई है, मेरी टीम ठंडी हो गई है, मेरी टीम में लोग टूट गए हैं, मेरी टीम में लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में 95% लोग जो काम कर रहे हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को अब अधिकतर टीम इनएक्टिव या नॉन परफॉर्मिंग हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि बहुत सारे रीजन उसके होते हैं। और तो इसमें हम कह सकते हैं, वो लोग कहते हैं सर क्या करें, चलो ये ऐसा चलेगा वैसा चलेगा, लास्ट बोलते हैं गई भैंस पानी में। तो ऐसा क्या हो गया कि जो व्यक्ति आपके साथ बड़ी उम्मीदों को लेकर ज्वाइन हुआ था, आपकी टीम में ज्वाइन हुआ था, तो कुछ करने के लिए ज्वाइन हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में नेगेटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कंपनी में प्रॉब्लम है? क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम है? क्या इनकम प्लान में प्रॉब्लम है? क्या उस व्यक्ति में अकल नहीं है? क्या उस व्यक्ति के सपने नहीं है? क्या वो व्यक्ति चाहता नहीं कुछ बड़ा करना? आप खुद सोचें कि जो व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन हुआ था कि हाँ मैं कुछ करूंगा, जब आपने उसको प्लान दिखाया था, कुछ बड़ा करने के लिए उस बिजनेस के अंदर आया था, लेकिन वो कर नहीं पाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। क्या है प्रॉब्लम? एक्चुअल में बाहर कहीं नहीं है, वास्तविक प्रॉब्लम हमारे अंदर है। असली बात यह है कि जो टीम है वो इनएक्टिव नहीं होती, बल्कि हम उन्हें खुद इनएक्टिव कर देते हैं, खुद उन्हें नेगेटिव कर देते हैं। जिस तरह से भैंस दूध नहीं देती, उसी तरीके से भैंस का दूध निकालना पड़ता है। ठीक उसी तरह से आपकी टीम भी काम नहीं करती है, उससे काम करवाना पड़ता है। आपको टीम से काम करने का तरीका सीखना है। आपका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपकी टीम काम नहीं कर रही है और आपको टीम से काम करवाना है। अब टीम को से काम क्या कराना, वो तरीका आपको जानना है। क्योंकि टीम कोई भी काम नहीं करती, कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा, क्योंकि एक समय के बाद नेगेटिव होना चालू हो जाएगा और हम उसे खुद नेगेटिव करते हैं। तो आपको टीम से काम कराना है। टीम बनाना अलग चीज है और टीम से काम करवाना एक अलग चीज है। टीम बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि आप कंपनी के सेमिनार में, कंपनी की मीटिंग में, प्रोडक्ट से कैसे ना कैसे को ज्वाइन करा सकते हो, उसके सपनों को जगा सकते हो। लेकिन टीम बनवाना, उससे काम करवाना, ये वेरी टिपिकल काम है। तो हम जानना चाहेंगे कि टीम बनवाना कैसे होता है। टीम बनवाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं टीम बनाने के लिए कि भैया आप लिस्ट मेकिंग करनी होती है, उसको समझाना होता है कि लिस्ट मेकिंग करो। इन्विटेशन करना होता है ताकि वो लोग जो लिस्ट उसने बनाई है उसमें इन्विटेशन कर सके। शो द प्लान वो करना होता है। एडिफिकेशन करनी होती है, फॉलो अप करना होता है, टीम वर्क करना होता है। टेस्टिमोनी, अगर कोई चेक्स आया, कमीशन आया, किसी प्रोडक्ट से बेनिफिट हुआ है तो उसके बारे में बताना होता है। क्लोजिंग करनी होती है। ये तरीका होता है जिससे आपकी टीम बनती है। अब टीम तो आ गई, आपने क्लोजिंग कर दी, रिजल्ट आ गया, आपने क्लोजिंग कर दी, रिजल्ट आ गया, वो ज्वाइन हो गया। लेकिन अब ये ज्वाइन तो हो गया, टीम तो बन गई, लेकिन अब दूसरा स्टेप आता है टीम से काम करवाना। क्योंकि टीम बनाने महत्वपूर्ण नहीं है, टीम तो बन जाती है, लेकिन टीम से काम कराना महत्वपूर्ण है। तो यहां पर टीम से काम कराने का जो सबसे इजी और सबसे फास्ट तरीका है, जिससे आपकी टीम कभी टूटेगी नहीं, लगातार काम करती रहेगी, लगातार आगे बढ़ती रहेगी, वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। यानी जैसी व्यक्ति ज्वाइन होता है, तुरंत 24 घंटे के अंदर उसके साथ गेट टुगेदर हो जाए, उसके साथ आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग रख लो। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो मीटिंग होगी, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसके घर में चाय या इस तरह का डिनर कुछ ऐसा करना नहीं। आप उसको अपने घर बुला सकते हैं, उसके घर जा सकते हैं, या कंपनी ऑफिस में उसको बुला सकते हैं, या जो भी आपका इजी पॉइंट है वहां बुला सकते हैं, वहां पे बुलाइए। अगर उसके घर जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसके बच्चे होंगे, उनकी वाइफ होगी, पूरी फैमिली होगी, तो उनको बैठा के आप दोबारा से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि जब पहली बार व्यक्ति ज्वाइन हुआ था, वो तो केवल वो किसी के कहने पे ज्वाइन हो गया था, प्रोडक्ट को एज ए कस्टमर के साथ सोचा था। लेकिन अब वो ज्वाइन हो गया है, यानी इसका मतलब कुछ करना चाहता है, अब वो बिजनेसमैन बन चुका है। अब वो बिजनेस के हैसियत से प्लान समझेगा। पहले उसने प्लान समझा कस्टमर की हैसियत से, लेकिन अब वो प्लान समझेगा बिजनेसमैन की हैसियत से। तो सबसे पहले आपने उसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करनी है। और जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करो तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले जो प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, दोबारा से सही तरीके से टाइम लेकर एक एक पॉइंट उसको दोबारा से एक्सप्लेन करना है कि पहला पेआउट कैसे बनता है, आगे पेआउट कैसे बनेंगे, रीपर्चेस प्लान क्या होता है, ये सारी बातें उसको शेयर करनी है। प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में आपको उसको बताना है, ठीक है ना। दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको उसको बताना, जो इस मीटिंग का मेन टॉपिक है, डूज एंड डोंट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग गलती ये कर देते हैं, जो करना होता है काम वो काम नहीं करते हैं, और जो नहीं करना होता सबसे पहले वही काम करते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, अगर उस नए व्यक्ति को पहले ही बता देंगे कि भैया आपको पहले लोगों को फोन पे प्लान नहीं देना है। अगर फोन पे प्लान देते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था लेकिन रिजल्ट नहीं आता। कामयाब लोग कहते हैं कि फोन पे केवल आप इन्विटेशन करें, लेकिन फोन पे प्लान देने की कोशिश ना करें, क्योंकि फोन पे आपने प्लान दे दिया तो वो या तो क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में क्या है, नेगेटिव लोग बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट ले लेगा।
तो आपको करना क्या है, अगर आप उसको बता देंगे कि फोन पे प्लान नहीं देना है, लेकिन अक्सर होता है कि आदमी देता ही देता है, अगर वो प्लान देगा भी, मान लेते हैं कि आपने मना किया लेकिन फिर भी वो प्लान देगा, तो होगा क्या कि वो समझ जाएगा यार कि सर ने बोला था कि प्लान फोन पे नहीं देना है इसलिए ये मना कर रहा है, तो नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन उसने आपने बताया ही नहीं, वो लगातार फोन में दे रहा है, उसे लग रहा है कि अब लोग हाँ करेंगे, अब लोग हाँ करेंगे, लेकिन कोई हाँ नहीं कर रहा है, सबके सब ना कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, लेटेस्ट टारगेट बताना है, कोई भी स्कीम या कोई भी आपका बोनांजा, कोई टूर, कोई भी नई चीज आई है तो उसको अपडेट करना है कि भैया ये नया चीज आई है, नया टूर आया है, इसके लिए इतना टारगेट पूरा करना है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस टूर में चले, तो आप भी इस टारगेट को पूरा करें। और वो टारगेट पूरा कैसे करना है, एक ड्रॉ करके बताना है उसको कि भैया आपने ज्वाइन करा है इस टारगेट के लिए 1 लाख बीवी या 30 ज्वाइनिंग, जो भी टारगेट है ये चाहिए, तो उसका आप पूरा सिस्टम बताएं कि इतने लोगों को अगर हमने ज्वाइन करा दिया तो ये टारगेट पूरा हो सकता है। तो एक उसके माइंड में क्या होगा, एक शॉर्ट टर्म गोल बन जाएगा कि मुझे इस टूर पे जाना है या मुझे ये क्वालिफिकेशन करनी है, तो काम करना चालू कर देगा। तो अब हम बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट था डूज एंड डोंट्स, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसको बताएं कि क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट है जो हर जगह सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बिना कुछ भी नहीं है, वो है 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। उसको बताएं कि सर आप इस बिजनेस के अंदर जुड़े हैं, इस बिजनेस से अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं, तो ये आपकी कंपनी है, इसको आपने अपनी कंपनी माननी है, अपने प्रोडक्ट मानने हैं। आपने केवल ये नहीं है कि 3000 रुपए देकर 2990 रुपए का एक प्रोडक्ट लेकर आप केवल एक कस्टमर हो, आप यहां पर बिजनेसमैन बन चुके हो, ये कंपनी आपकी हो चुकी है। आज के बाद जैसे आप अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसे ही इस प्रोडक्ट को भी आपको ट्रीट करना है, ये आपका अपना प्रोडक्ट है। जितने प्रोडक्ट आपके घर में यूज होते हैं आज के बाद डीआरएस बिजनेस के ही आपके प्रोडक्ट आने चाहिए, बाहर से का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही है, ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि 10 तारीख से पहले पहले आपके घर में जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोडक्ट को आप ले लें, क्योंकि 12 और 15 तक हमारी जो स्कीम चलती है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 के बाद करेंगे, 15 के बाद करेंगे तो उसका पैसे ना हो सकता है कि आपको स्कीम ना मिले। तो आप पहले इस प्रोडक्ट को यूज करें, क्योंकि दुनिया वो करती है जो हम खुद करते हैं। क्योंकि अगर आप खुद 100% प्रोडक्ट यूज करोगे तो जो आने वाली टीम आपकी होगी वो भी 100% प्रोडक्ट यूज करेगी और इससे आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि आपको बताएं उसको कि 10 से 15 कस्टमर आप बनाएं रिटेलिंग के लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जब आप प्लान दिखाने जाएंगे तो हो सकता है वो ज्वाइन ना करें, लेकिन उनको प्रोडक्ट की जरूरत हो तो उनको आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं और उनको प्रोडक्ट दें। उनको बोले सर इसको यूज कीजिए, रिजल्ट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज कीजिए, उसको आप दीजिए रिकमेंड करके। और अब मेरा मानना है कि अगर आप एक बार किसी को प्रोडक्ट देते हैं और वो लगातार कंटिन्यू यूज करता है तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और जब उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो वो आपका एक परमानेंट कस्टमर बन जाता है। तो इस तरीके के 10 से 15 कस्टमर बनाने की कोशिश करनी है, ताकि जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट मिलता है, स्कीम मिलती है, डीपी मिलता है, डीपीए मिलता है, स्कीम भी मिलेगी और डीपी में प्रोडक्ट मिलेगा, तो जो एमआरपी प्रोडक्ट बिकेगा वो बेनिफिट हमें मिलता है, वो प्रॉफिट हमें मिलता है। तो ताकि जो हमारा फील्ड का खर्चा है, जो हम इधर जाने में, मोबाइल का खर्चा है, ये सारे जो खर्चे हैं इसको हम कवर कर सकें, हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो। दूसरी एक और कारण होता है कि जो 10 से 15 ग्राहक हमारे हैं, अगर उन्हें प्रोडक्ट जम गया तो सिस्टम भी अपने आप जम जाएगा, वो आपके फ्यूचर नेटवर्कर बन सकते हैं। लेकिन पहले आप उनको ग्राहक बनाएं। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन तो नहीं करेंगे लेकिन आपके ग्राहक बन जाएंगे, लेकिन आप बस आपको सर्विस देनी है। इससे आपको एक एक्शन इनकम जनरेट होनी चालू हो जाती है पे आउट के अलावा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है लक्ष्य बनाना। आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया, शॉर्ट टर्म गोल आपने दे दिया, कोई भी बोनस है, कोई भी स्कीम चल रही है उसके बारे में आपने बता दिया कि ये आपको अचीव करना, तो उसके शॉर्ट टर्म गोल बन गया। और उसको बताएं कि इस अचीवमेंट के बाद इतना पे आउट, इतना कमीशन आपका बनना है। हो सकता है कि उस टूर को अचीव करने के बाद या उस बोनस को अचीव करने के बाद उसका 10,000 का पे आउट बने। तो उसके माइंड में डालें कि सर इस 1 महीने में या 2 महीने में जो भी टाइम आपको मिला हुआ है या 3 महीने के अंदर आपको ये वाला अचीव करना है, ताकि ये पे आउट आपका बने और आप एक मोबाइल ले सके। आप उसको एक टारगेट दें, फिजिकल टारगेट दें, मेजरमेंट के साथ दें। शॉर्ट टर्म गोल के बाद फिर होता है मिड टर्म गोल। उसको बताएं कि भैया आपने शॉर्ट टर्म गोल तो ले लिया है, लेकिन आपका ऐसा गोल होना चाहिए कि जो गोल आप 1 से 2 साल के अंदर अचीव करना चाहते हैं। तो आप देखें कि उसको रिक्वायरमेंट की चीज, उसको हेल्प करें गोल सेट करने में कि सर आपको क्या चाहिए, आप बताइए 1 से 2 साल के अंदर क्या चाहते हैं, क्या आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो जाए इस बिजनेस के माध्यम से। तो वो बोलेगा सर मेरे घर पे, मैं किराए घर पे रहता हूं, अपना घर ले लें। तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया, क्योंकि घर जो है वो हो सकता है कि 50 लाख का भी हो सकता है, 1 करोड़ का भी हो सकता है, तो उसमें हो सकता है कि आपको टाइम लगे। लेकिन आप ऐसा गोल बनाए 1 से 2 साल के अंदर, जो गोल 10 लाख के अंदर अंदर आ जाए, 5 से 10 लाख के बीच में कोई गोल हो, तो वो बोलेगा चलो 5 से 10 लाख। तो उसको एक बताएं, तो हो सकता है वो एक गाड़ी का अचीवमेंट ले ले कि सर मैं अभी एक मेरे पे बाइक है, मैं चाहता हूं एक गाड़ी मुझे मिले। तो उसको बताएं सर कौन सी गाड़ी आप लेना पसंद करते हो, तो बताएगा मैं ये गाड़ी लेना पसंद करता हूं। तो पहले सभी अमूमन सबकी पहली गाड़ी जो है वो 5-7 लाख रुपए के आसपास की होनी चाहिए, इससे ऊपर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड पे वो यूज होनी है। तो
तो उसको एक टारगेट, जो भी 5-7 लाख की गाड़ी है, कोई मारुति स्विफ्ट या कोई भी गाड़ी जो उसे पसंद है, 5-7 लाख की रेंज में एक गाड़ी का डायग्राम उसको बनाएं, बताएं इस गाड़ी का आप डेट डिसाइड करें, कौन से डेट में आपको लेनी है, और उसका मिड टर्म गोल सेट करें। फिर इसी तरीके से उसका लॉन्ग टर्म गोल, एक्चुअल में जो उसका गोल है वो किस लिए काम कर रहा है। अगर इतने सारे लोग आपको मना करेंगे तो आपका गोल क्या है, क्योंकि वो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म गोल सेट नहीं है तो कई बार बिजनेस लोग छोड़ के चले जाते हैं, थोड़ी सी लोग ना करते हैं तो छोड़ के वो बिजनेस चले जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं प्रॉब्लम डिपेंड करती है कि आपका गोल कितना बड़ा है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि गोल कितना बड़ा है। अगर प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी है, लग रही है, वो क्यों लग रही है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म गोल बहुत छोटा है या है ही नहीं। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल को सेट करें, एक बड़े गोल को सेट करें, वो कितने का भी हो सकता है, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितने का भी लॉन्ग टर्म गोल सेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चौथा, तो ये हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है स्वयं प्लान दिखाना। उसको समझाएं कि सर ये प्लान जो है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं हो सकता है आपके पास अवेलेबल ना रहूं, क्योंकि अप्लाई नहीं किया, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, और जब तक आप खुद प्लान देना नहीं सीखेंगे तो बड़ा काम नहीं हो सकता। जब तक मैंने खुद प्लान देना चालू नहीं किया तो मेरे बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। बड़े रिजल्ट कब आएंगे, जब आप खुद प्लान देना चालू करेंगे। मैं मानता हूं शुरुआत में आप नहीं दे पाएंगे, शुरुआत में करना क्या है, मेरी हेल्प लेनी है। आप एक काम करें, 5 लोगों को मुझे बुलाए, मैं 5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। तो जब मैं प्लान दिखाऊं तो आपको देखना है कि मैं प्लान कैसे दिखा रहा हूं, और आपको उसको कॉपी करना है उस चीज को। और ये ना सोचे कि जब आपको 100% आ जाए तब आप प्लान दिखाने जाएं। आप बस 5 लोगों के प्लान दिखाने के बाद आप छठा 7वां प्लान मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन आपको दिखाना है। तो इससे होगा कि जब बार बार वो प्लान दिखाएगा, 6-7 के बार आप 6-7 बार जब उसका तब चले जाओगे, वो प्लान दिखाएगा, आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक वो प्लान बन जाएगा। तो उसको ये बताएं कि आपको स्वयं प्लान दिखाना है, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट करना है। अगला जो पॉइंट है कि आपको प्रत्येक मीटिंग और सेमिनार में आना है। जो भी मीटिंग्स कंपनी के माध्यम से होती हैं, ऑनलाइन होती है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, आप कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मीटिंग में आए, क्योंकि जितनी बार आप मीटिंग में आओगे उतनी बार कुछ सीखने को मिलेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये मीटिंग माहौल का बिजनेस है। ये जो बिजनेस है माहौल का बिजनेस है, और मीटिंग में जाके माहौल मिलता है, हमें मिलता है जब ये व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, जब ये लेडी कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। इस तरह की भावना पैदा होती है, और वो भावना पॉजिटिव भावना आपको पैदा करती है, जिससे आदमी मोटिवेट होता है काम करने के लिए। इसीलिए उसको हर मीटिंग में आने के लिए बोले कि आपको हर मीटिंग सेमिनार में आना है। अगला है कि 15 से 30 मिनट डेली आप कोशिश करें, 15 से 20 मिनट कि आप बुक्स पढ़ने की आदत डालें, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें, अच्छी वीडियो डालने की आदत डालें। क्योंकि बड़े बड़े कामयाब लोग आपकी संगत में कब आएंगे, ऐसा तो है नहीं कोई बड़ा आदमी आपको आगे सिखाएगा, लेकिन उस बड़े आदमी की लिखी हुई किताब या उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आप सुन सकते हैं, तो उससे आपको पता लगेगा उस व्यक्ति ने अपने जीवन में सफलता पाने के लिए क्या काम किया, और उसी चीज को अगर आप अपनी जिंदगी में अमल करेंगे तो आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वही पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है ड्रेस कोड। इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्रेस कोड। जब आप कहीं जाते हैं किसी भी जगह पे, भाई वकील का ड्रेस कोड होता है, डॉक्टर का ड्रेस कोड होता है, ऐसे ही अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका भी एक अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए। हमारे बिजनेस के अंदर ये टाई हमारा ड्रेस कोड है, ये कोट हमारा ड्रेस कोड है। तो शुरुआत में उसको बोले सर कि अगर आप कोट नहीं डाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआत में टाई, एक शर्ट, पैंट और जूते में पॉलिश, और साथ में आप एक टाई डाल के कोट डाल सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप शुरुआत में टाई डाल के भी मार्केटिंग प्लान देने जा सकते हैं या लोगों से मिल सकते हैं। मीटिंगों में तो 100% ड्रेस कोड में आना ही आना है, लेकिन अगर फील्ड में भी आप हैं तो आप अच्छे ड्रेस कोड के साथ जाएं, क्योंकि जब किसी को आप प्लान देते हैं जो दिखता है वही बिकता है। नया आदमी ना कंपनी को देखता है ना प्रोडक्ट को देखता है, वो आपको देखता है। अगर आप उसको जज गए तो आपका प्लान भी उसको जज जाएगा, वो 100% आपके साथ आ जाएगा। तो सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अपना ड्रेस कोड आप सेट करके जाएं, ड्रेस कोड बढ़िया करके जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्यूटी पार्लर जाके आप 1000 रुपए अपने चेहरे पे खर्च करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा सेंस ऑफ ड्रेस आप पहन के जाएं, ताकि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि यार हाँ वाकई आप जो बिजनेस लेकर आए हैं इसमें दम है, इस व्यक्ति में दम है, वो आपको देखता है। ये बात ध्यान रखें। और आप ही डीआरएस के शोरूम है, तो शोरूम कैसा रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये उसको जरूर बताएं। ये आपका पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि जब भी आप कोई बात करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं या कोई इसको प्लान देते हैं, तो समय का ध्यान रखें। ये जो टाइम है, टाइम से आपको प्लान देना होता है, 30 मिनट का अपना टाइम होता है ना प्लान दिखाने का मैक्सिमम। किसी भी आदमी को, वैसे तो मैं कह रहा हूं 15 मिनट का टाइम है, लेकिन क्लोजिंग करते करते या क्वेश्चन आंसरिंग करते करते 30 मिनट का टाइम होता है। 30 मिनट में आपको उसकी क्लोजिंग हो जानी चाहिए, उसकी ज्वाइनिंग आपने उठा लेनी चाहिए। ये ध्यान रखें, टाइम का ध्यान रखें प्लान दिखाते हुए। दूसरा टाइम का ध्यान रखें कि आप हर जगह टाइम पे पहुंचे। जब आपने टाइम दिया है किसी को 7 बजे का या 6 बजे का, तो आपको कोशिश करनी है कि 5:55 में आप पहुंच जाएं, या ज्यादा से ज्यादा 6:05 में आप पहुंच जाए, अगर आपने 6 बजे का टाइम दिया है। क्योंकि जो टाइम की कदर करता है वक्त भी उसकी कदर करता है, और जब आप टाइम से आना चालू होंगे तो लोग आपकी वैल्यू समझेंगे और आपको एक वैल्यू देंगे कि सर टाइम पे आते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि वो लोग लेट करें, आप टाइम पे पहुंच जाएं और वो व्यक्ति टाइम पे ना पहुंचे, लेकिन जब आप लगातार टाइम पे पहुंचेंगे तो आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी। क्योंकि दुनिया वो करती है जो आप करते हैं, दुनिया वो कभी नहीं करती जो केवल आप कहते हैं, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले
आपको अपनी अपलाइन, अपनी ग्रो लाइन जो भी है उससे प्यार करना है। अपनी डाउनलाइन जो आप जिसे हम डाउनलाइन कहते हैं, मैं उसे ग्रो लाइन कहता हूं, उस ग्रो लाइन से आपको प्यार करना है। ये नहीं समझना है कि सर मैं जा रहा हूं, इनका चेक बन रहा है, ये इस तरीके से आपको उनको हेल्प करनी है। जहां पर वो पूछे आपको उनको बताना है कि सर इस तरीके से गाइडेंस करनी है। जैसे गाइडेंस हम करते हैं ना अपने बच्चों की कि भाई ये चीज गलत है, ऐसा ना करें, ये चीज सही है, इस तरीके से आपको बताना है कि आपको अपनी डाउनलाइन से ग्रो लाइन से प्यार करनी है। ठीक है ना, ये बात आपको उसको बतानी है। दूसरा अगला पॉइंट है अपलाइन। इसमें एक बहुत बड़ा रोल आपकी कामयाबी में कौन सा करता है? अपलाइन। अपलाइन को इज्जत दे। जब भी अपलाइन मिले तो उसे गुड मॉर्निंग सर बोले, और जब भी अपलाइन मिले तो उनको नमस्कार करें, ग्रीट करें, और एक अच्छे जब भी आपकी, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि अपलाइन किसकी ज्यादा हेल्प करेगा, किसको ज्यादा सिखाने की कोशिश करेगा? जो सीखने के लिए तैयार होगा। जब आप अपलाइन को एक रिस्पेक्ट देंगे तो अपलाइन भी बोलेगा ये व्यक्ति सीखने को तैयार है, ये लगातार काम करता है, तो अपलाइन आपको हमेशा कुछ ज्यादा देने की कोशिश करेगा, हमेशा कुछ ज्यादा सिखाने की कोशिश करेगा। तो अपलाइन की वैल्यू दें, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपकी अपलाइन है तो आप भी किसी ना किसी की अपलाइन है। जैसा आप करेंगे ऐसा ही टीम आपको फॉलो करेगी। अगर आप अपलाइन को रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी टीम भी आपको रिस्पेक्ट देगी, और अगर आप अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो टीम से भी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। इसीलिए आपको यहां पर अपलाइन को रिस्पेक्ट देनी होती है। और अगला है कि आप मदद करें। जो भी सिस्टम में आपके साथ लोग आते हैं, क्रॉस लाइन है, कोई भी है, उनकी मदद करें, अपनी डाउन लाइन की मदद के। कोई आ गया पूछने, मान लीजिए ऑफिस में आप आए, ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, इतने में कोई नया व्यक्ति आ गया किसी क्रॉस लाइन के माध्यम से, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, तो वहां पर आप क्या करते हैं? नॉर्मली आदमी क्या करता है, अगर वो ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ तो वो उसको खुद प्लान देता है और अपनी टीम में ज्वाइन कराता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको उसको प्लान देना है। पहले पूछना है कहां से आए हो, किसके द्वारा आए हो। अगर किसी के भी द्वारा आए, आपको प्लान देना है। आपके प्लान देने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसलिए इस बिजनेस के अंदर कहते हैं कि अगर आप हेल्प करते हैं तो रिटर्न वो हेल्प कहीं ना कहीं होकर वापस आपके पास आती है। इसके अलावा अगला पॉइंट है सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। कोई भी चीज हमेशा, जब भी आप इस बिजनेस के बारे में प्लान देते हो, समझते हो, या किसी के पास साथ बैठे हो, मार्केट में हो, तो हमेशा सीखने को आपको मिले, और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। सीखने के लिए अगर प्लान बोलती है कि भाई कोई आरटीपी प्रोग्राम हो रहा है, कहीं पेमेंट देनी है, पैसा टिकट लग रहा है, तो हम डर जाते हैं कि सर नहीं 100 500 200 रुपए देने में घबरा जाते हैं। नहीं दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सीखने के लिए अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत खर्चा भी करना पड़े तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा सकारात्मक नजरिया रखें। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कहीं एक घटना को देखने कई सारे नजरिए होते हैं, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके काम करें। अगर मार्केट में लोग आपको नो करते हैं, क्योंकि नो का मतलब क्या है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो हम नेगेटिव जाते हैं, नो जब बोलते हैं कि सर नो बोल दिया, मैंने इतनी मेहनत से प्लान दिया था, ये तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरा रिश्तेदार था, ये तो मेरा जानने वाला था, इसने मुझे मना कर दिया। कोई टेंशन नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। अगर आपको किसी ने नो बोला है, इसका मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। और कमाल की बात क्या है, मैं अक्सर कहता हूं कि आप लिख लो कि 100 प्लान अगर आपने कंसिस्टेंसी दे दिए, लगातार दे दिए, और एक सिस्टम के साथ दे दिए, तो ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर कामयाब नहीं होंगे, 100% कामयाब होंगे। 100 में से कम से कम आपके साथ 20 से 50 लोगों की ज्वाइनिंग होती है, और उन 20 से 50 लोगों में से कम 10 ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहें, हर परिस्थिति में सोचें कि ये हो सकता है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलने वाली है, इसीलिए इस व्यक्ति ने नो कराया है ना। और अगला पॉइंट है डुप्लीकेशन। आपको यहां पर इसके अंदर सबसे अहम चीज है डुप्लीकेशन। जैसे जैसे सिस्टम बोलता है वैसे वैसे आपको काम करना है। जैसे जैसे आपकी अपलाइन काम करती है उसको आपको डुप्लीकेट करना है, उसी को आपको देखना है, उसी को आपको समझना है। ये बात आपको अपनी टीम में बतानी है, और टीम में बताने से पहले खुद अप्लाई करना है, पहले खुद डुप्लीकेट होना है। सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरा काम आपको आना चाहिए, खुद डुप्लीकेट हो तो फिर आपकी टीम में डुप्लीकेट होती है। तो ये तो पॉइंट थे डूज के, कि क्या क्या काम आपको करने हैं। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट्स। क्या नहीं करना है। अभी तो बताया क्या करना है, लेकिन ये तो और जोड़ के साथ बताना है कि क्या नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट है नेगेटिव ना बोले। कोई भी बात होती है आप ये कोशिश करें, घर में भी, बाहर भी, बिजनेस के अंदर भी, हर जगह पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं, पॉजिटिव बोलने की कोशिश करें, अच्छा बोलने की कोशिश करें। हमेशा कोई चीज अच्छी होती है उसको अप्रिशिएट करें। ये ना बोले ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, आज मैं प्लान देने गया था, ज्वाइनिंग नहीं आई, ये नहीं हुआ, प्रोडक्ट खराब है, ये खराब है। अगर आप नेगेटिव बातें बोलेंगे तो जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो आपकी टीम से बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। उन्होंने लगेगा यार ये व्यक्ति पॉजिटिव ही नहीं है। अगर बार बार नेगेटिव बातें करेंगे तो क्लाइंट भी आपको कहेगा ये बंदा तो फिर नेगेटिव बातें करता है। तो इसलिए नेगेटिव ज्यादा ना बोले। और अगर कोई बात ऐसी है, एक चीज और ध्यान रखें, कोई ऐसी बात है जो आपके साथ हुआ है, या कोई बात ऐसी है जो आपको कंप्लेंट करनी है, बताना है, तो वो हमेशा सीनियर के साथ अकेले में बोले। ओपनली कोई बात आपको नहीं करनी, नेगेटिव बातें नहीं करनी, ये हमेशा याद रखें। दूसरा पॉइंट है आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल करने हैं जो मोटिवेटेड शब्द हैं। जैसे मैं ये कर सकता हूं, आई विल डू इट। ये नहीं बोलना है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरे बस का नहीं। कोई बोले, क्लाइंट बोले कि जाओ स्टेज में जाके आपको अपना परिचय देना है, तो वहां पे आपने नहीं बोलना सर मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर पाऊंगा। प्लान देने के लिए बोलते बोले नहीं प्लान नहीं दे पाऊंगा।
कोई टाइम करने के बोल तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं बोलना है। आपको बोलना है हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। बार बार इन्हीं चीजों को आपको मीटिंगों में बोलना है। तीसरा है गलतियां मत निकालिए, लोगों की यहाँ पर हर चीज में कमियां निकालें, प्रोडक्ट में कमियां, प्लान में कमियां, अपलाइन में कमियां, डाउनलाइन में कमियां। हमेशा नुस्ख निकालने की जरूरत नहीं है, हमेशा ये ध्यान रखें कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पे फोकस करना है, गलतियों पे नहीं करना है लोगों की। लोग अगर टीम में कोई गलती करता है तो ऐसा नहीं करना है। कई सारे लोग आपकी टीम में ऐसे होंगे जो हो सकता है कि सही तरीके से अभी नहीं कर पा रहे, सिस्टम से काम नहीं कर पा रहे, तो उनको भी नेगेटिवली बोलना है, उनको भी उनकी भी गलतियां निकालनी है। अगर मान लो आपकी टीम में कोई व्यक्ति है प्लान से निकाल रहा, तो उसको आप मोटिवेट होकर आपको बोलना है कि सर कोई दिक्कत नहीं, प्लान आपका बहुत अच्छा था, अगर ये चीज आप कर लेते तो प्लान आपको और बढ़िया हो जाता। इस तरह की बातें आपको करनी है। चौथा पॉइंट यहाँ पर है, किसी को भी नीचे मत दिखाएं, नीचा मत दिखाएं। भैया यहाँ पर हर आदमी अपलाइन होता है, हर आदमी डाउनलाइन होता है, आपकी भी ग्रो लाइन होगी और आपके भी अपलाइन होंगे। तो आपको ये नहीं कहना कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है, सब बराबर के हैं सारे के सारे लोग। तो हमेशा सबको मोटिवेट होकर बात करें, हमेशा सबसे बराबरी की तरह से बात करें और हर आदमी को मोटिवेट करें, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा पांचवा पॉइंट जो इसमें है कि हम अपने आप को हमेशा मजबूत रखें, अपने चरित्र को मजबूत रखें, कभी चरित्र ना गिरने दें, क्योंकि ये बिजनेस जो है फैमिली बिजनेस है। हम यहाँ पे लोग घरों में जाते हैं तो वहां पर उनकी माताएं बहनें होती हैं, तो वहां पर हमें इस तरह का बिहेव करना है ताकि हमें एक सभ्य इंसान लग सके, हमारा चरित्र उनको अच्छा लगे। हमें कभी भी इस तरह का काम नहीं करना है, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना है, गलत बात नहीं बोलनी है ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे, और अपने हमेशा चरित्र को आप नंबर 1 बना के रखें, अच्छा बना के रखें। उसके अलावा छठा पॉइंट एक और ध्यान रखें, इस बिजनेस के अंदर सिगरेट और शराब का सेवन ना करें। अगर आप मीटिंग में जाते हैं तो सिगरेट वगैरह अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कोशिश करें कि स्मोकिंग वगैरह छोड़ दें, क्विट कर दें, क्योंकि आपके शरीर का भी नुकसान करता है और पैसे का भी नुकसान करता है। आप और मीटिंगों में तो बिल्कुल इसको अवॉइड करें। जब आप डीआरएस की मीटिंगों में जा रहे हैं, लोगों को प्लान दे रहे हैं, तो इस चीज का बिल्कुल अवॉइड करें, शराब का सेवन ना करके जाएं और सिगरेट बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप कहीं डीआरएस की मीटिंगों में ऐसा जाते हैं तो कंपनी के माध्यम से भी आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। उसके अलावा अगला पॉइंट है उधार ना करें। इस बिजनेस के अंदर ना ही आपको उधार लेना है और ना ही आपको उधार देना है, चाहे अपलाइन है, चाहे लाइफ लाइन है, चाहे ग्रो लाइन है, कोई भी व्यक्ति है, ना ही आपको उधार लेना है और ना ही आपको उधार किसी को देना है। इस बिजनेस के अंदर अगर आप उधार देते हैं तो भी पैसा नहीं आएगा, उधार लेंगे तो आपके रिलेशन खराब होंगे, तो इसीलिए आप उधार ना लेना है और ना ही देना है। अगला पॉइंट है इसमें आठवां, बहस ना करें। अगर आपको बिजनेस के अंदर बड़ा लीडर बनना है, सफल व्यक्ति बनना है, तो कभी भी बहस में ना पड़े, क्योंकि बहस का अंत ही नहीं होता और बहस से आपका जो बिजनेस का अवसर है वो आपको जाने का डर रहता है। क्योंकि अगर आप किसी ने बोला कि आपकी कंपनी मुझे समझ नहीं आ रही है, आपकी कंपनी में ये चीज बेकार है, तो आपको उसके ऊपर उसको यस नहीं करवाना, कोई दिक्कत नहीं है, बहस ना करें। आप बोले सर हो सकता है कि आपको भी इंफॉर्मेशन पूरी सही ना हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सही कह रहे हैं, आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट है, उसको पॉइंट बताएं, तर्क में बात करें, बहस ना करें। अगर कोई फिर भी नहीं मानता तो कोई दिक्कत नहीं, आप हाथ जोड़ के सर बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे, जब भी आप डीआरएस बिजनेस को ज्वाइन करें तो मुझे जरूर याद करना। इतनी बात बोल के चलिए, इससे आपकी जो गुडविल है, इससे जो आपकी इमेज है उसके व्यक्ति के आगे जाएगी। और देखो मैंने इसको मना भी किया है, बहस करने के लिए उकसाया भी, लेकिन ये लीडर है, इसने बहस भी नहीं करी और अपनी बात भी बोल के चला गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी बहस ना करें, चाहे प्लान दिखाते हुए, चाहे क्लाइंट से, चाहे लाइफ लाइन से, किसी से भी आपको बहस नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, ये नहीं सोच रहे जिसके अंदर हो सकता है आप अपने फील्ड में कई सालों से काम कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन जब आप एमएलएम के अंदर, डीआरएस के अंदर आते हैं तो ये आपके नया फील्ड होता है। तो यहां पर आप वहां का दिमाग ना लगाए, ये ना बोले कि मैं सब जानता हूं, मुझे सब कुछ आता है। आपको हर पल सीखना है, क्योंकि परिपूर्ण कोई भी नहीं है, हर आदमी सीखने के लिए काम कर रहा है। तो आपको सीखना है इस बिजनेस को कि इस बिजनेस में कैसे काम करते हैं, और उसके लिए आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे सब आता है। चाहे आपकी अपलाइन हो सकता है उम्र में छोटी हो सकता है कि एजुकेशन में कम हो, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है इसको तो आता कम है, ये तो एजुकेटेड नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। अपलाइन आपका अपलाइन होता है, तो आपको पूरी तरीके से इस पे काम करना है, ठीक है ना। उसके अलावा अपना नियम लागू ना करें, या इसको बोल सकते हैं कि अपना दिमाग ना चलाएं। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम अपने तरीके से काम कर लेते हैं, अपनी टीम में कुछ अलग नियम लागू कर देते हैं। ऐसा ना करें, जो सिस्टम बना हुआ है सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करें, सिस्टम के लिए काम करें, तभी आपका बिजनेस यहाँ पर बड़ा हो सकता है। और अगला पॉइंट है, जब आप मार्केटिंग फील्ड में, क्योंकि ये बिजनेस आपका एक मार्केटिंग फील्ड है, यहां पर अगर आप काम करते हैं तो इसमें गुस्से पर कंट्रोल रखें। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको मना करेंगे, जो आपको बोलेंगे नहीं यार मैं नहीं कर रहा हूं, आपको लगेगा मैं सुबह शाम इस व्यक्ति को प्लान दे रहा हूं, उसने मना कर दिया बिजनेस प्लान के ऊपर, और आप गुस्सा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सब ग्राहक है आपके। आज आपने जो प्लान दिया है, हो सकता है उसका रिजल्ट 10 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 20 दिन बाद आ जाए, हो जाए 1 महीने बाद आ जाए, हो सकता है वो व्यक्ति 1 साल बाद ज्वाइन हो जाए। आपको तो हर बार लोग चाहिए ना सर, इसलिए गुस्सा ना करें। इसके अलावा एक और अगला पॉइंट है, किसी की भी लेग पुलिंग ना करें। लेग पुलिंग
बोलने का मतलब ये है कि किसी अदर ग्रुप में ये ना सोचे कि वो कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब करे या उसको ये बोले कि यार तुम मेरी ग्रुप में आ जाओ, मैं आपको बड़ा काम करके दे दूंगा, मैं आपकी 1 लाख चला दूंगा। इस तरह की बातें नहीं करें, क्योंकि अगर आप ही ऐसा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ ऐसा ही करेगा, और इस काम के लिए बिल्कुल ना करें। दूसरा, अगर आप ऐसा करते हो तो कंपनी आपके ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है। कंपनी के सिस्टम के अनुसार अगर आप विरोध में जाते हो तो यहां पर कंपनी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए इस काम को ना करें। इससे आपकी टीम के अंदर, आपके अंदर एक लीडरशिप की भावना हमेशा बनी रहेगी अगर आप ये काम नहीं करते हो तो। अगला पॉइंट है, डाउनलाइन को ना भी कहना सीखें। एग्जांपल के तौर पे कि आपके साथ कोई नया व्यक्ति जुड़ा है और आप वो लगातार आप ही को प्लान के बुला रहा है, कई प्लान हो गए और आप ही जा रहे हो, तो आपको मना भी करना पड़ेगा। मना करने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि डाउन लाइन है, लाइफ लाइन है तो आप उसके जाने में लगे हो, आज 10 20 30 प्लान तक उसका चल रहे हो। नहीं, आप उसको बोलो 5 प्लान मैं दिखाऊंगा, 6ठे प्लान से आपको दिखाना है, अगले 5 प्लान में आपके साथ रहूंगा। आप कैसे प्लान दिखाते हो, आपके अंदर जो भी चीजें मैं देखूंगा, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से केवल 5 ही प्लान दिखाऊंगा। 5 प्लान के बाद आपको प्लान दिखाने जाना होगा। उसके बाद अगर वो कहता नहीं सर आप आओ प्लान दिखाने, तो आप मना कर सकते हो। मना करने की एफर्ट डालनी पड़ेगी। दूसरा, अगर मान लेते किसी डाउनलाइन की मीटिंग आपने फिक्स करी 5 बजे की, उसी टाइम पे किसी और व्यक्ति का फोन आ गया, उसने बोला सर 5:30 बजे मेरी मीटिंग है। अब आप सोचोगे मैं दोनों मीटिंग ले लूं और हाँ कर देते हो, तो होगा क्या? या तो आप एक जगह लेट पहुंचोगे, एक जगह जल्दी पहुंचोगे, यानी आपका टाइम कहीं ना कहीं मिसमैच होगा। तो इसीलिए आपको ना बोलने की आदत भी डालनी है लाइफ लाइन को, जहां पर ला बोलने की जरूरत है। उसके अलावा हमेशा आप ये ना सोचें यार, रोते ना रहे कि यार सर काम नहीं चल रहा है, रोते बच्चे की तरह जो होता है ना कि सर मैं कैसे करूं, क्या करूं। अगर अपलाइन के आगे, सिस्टम के आगे बार बार एक ही चीज बोलते रहोगे मेरा काम नहीं चल रहा है सर, कैसे होगा, क्या होगा, इन चीजों को ना बोलें। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस है ये, किसी अपलाइन का बिजनेस नहीं है। अगर आपका 1 लाख रुपए का पे आउट बनता है तो अपलाइन को नहीं देंगे, ये आपका पे आउट है। तो बिजनेस भी आपका है, सिस्टम भी आपका है, टीम भी आपकी है, तो करना भी आपको है। तो इसीलिए आप एक बिजनेसमैन की तरह, परिपक्व व्यक्ति की तरह, प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह जिसको करें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी मैदान ना छोड़े, क्विट ना करें। दुनिया में वही इस सिस्टम के अंदर कामयाब है जो व्यक्ति कभी भी क्विट नहीं करता है। अगर आप लगातार काम करते हैं तो 100% बिजनेस के अंदर सफलता मिलती है, लेकिन कभी आराम करते हैं तो इस बिजनेस के अंदर कभी आप सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरीके से हम कहते हैं कि आपको लगातार काम करना पड़ेगा, कभी भी मैदान छोड़ के नहीं जाना है। तो ये सारे पॉइंट है जो आपको नहीं करना है, कभी मैदान छोड़ के नहीं जाना है। ये ध्यान रहे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज की मीटिंग में हमने डिस्कस किया कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। इन बातों को आप ध्यान रखें, अपने बिजनेस को ग्रो करें, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए लगातार चैनल पे आते रहें। नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, नई नई ट्रेनिंग्स आपको मिलती रहेगी। और ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को हर डाउनलाइन को, जो भी व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ रहा है, जो भी लाइफ लाइन में नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, उसको बताएं। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, उसको पता नहीं लगेगा मुझे करना क्या और क्या नहीं करना है, तो वो गलतियां करेगा। तो गलतियां करने से पहले आप उसे बता दो कि भैया आप अगर इस तरीके से काम करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, और वो उसके बावजूद भी करता है तो वो नेगेटिव नहीं होगा। कम से कम उसे पता रहेगा कि हाँ अपलाइन ने मुझे बोला था, लेकिन फिर भी मैंने किया, करके देखा, इससे रिजल्ट नहीं है, फिर वो सही ट्रैक पे आ जाएगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। यानी आपकी टीम छोड़ के नहीं जाएगी। जो सबसे बड़ी समस्या है कि टीम काम नहीं करती, वो नहीं होगा। टीम काम करेगी, करती रहेगी और आपके साथ ही करती रहेगी, लेकिन उसके लिए बस आपको करना इतना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए और आपकी टीम को पता होना चाहिए। बस इसी शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय डीआरएस।